नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। राजधानी लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बेहद बड़ी खबर, अहम जानकारी। अचानक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया। भूकंप के कारण बिल्डिंग गिरने का अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्डिंग गिरने से कई लोग दबे होने की संभावना जताई जा रही है। हजरतगंज क्षेत्र के वजीर हसन रोड का यह पूरा हादसा, पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात यह कि मलबा हटाने में क्षेत्रीय वासी जुटे हुए हैं, जबकि प्रशासन अभी भी नदारत है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं राजधानी लखनऊ से। बड़ी खबर, अचानक बिल्डिंग गिरने से हड़कंप मच गया और ऐसा अनुमान है कि भूकंप की वजह से यह बिल्डिंग गिरी है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी की स्क्रीन पर आप देख पाएंगे किस तरीके से पूरी बिल्डिंग गिर गई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए तौकीर किदवई ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं और लाइव तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तौकीर के कैमरे से देख पाएंगे। तौकीर मौजूद है इस समय टीवी स्क्रीन पर। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? किस तरीके से ये बिल्डिंग गिरी? कितनी पुरानी बिल्डिंग थी कि जरा से भूकंप के झटके से धराशायी हो गई है? जो है वो में बिल्डिंग स्थित है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्डिंग की वही बिल्डिंग है जो याजान बिल्डिंग का नाम सुना उनके द्वारा इसे निर्मित कराया गया था और इसमें कई ऐसी जो फैमिली वो रहती है, इसमें समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हैदर रहते हैं और इसके अलावा कई ऐसे प्रोमिनेंट जो यहाँ के लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। और आप देखेंगे तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि बिल्डिंग पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है, जमींदोज हो गई है और जमीन पे आ चुकी है। सबसे बड़ी बात है कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं फंसे हुए हैं, जो इस मलबे के नीचे है। लगातार कोशिश हो रही है। अभी हमारे सामने 3 से 4 लोगों को यहाँ पर निकाला गया है और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है, लेकिन एक बड़ी तादाद अभी भी इस बिल्डिंग के नीचे बताई जा रही दबी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए यहाँ पर फायर की टीमें आई हुई है और इसके अलावा जो SDRF है वो भी आई हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डिंग को मलबे को हटाने के लिए एक बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ेगी और उसके बिना यहाँ पर तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी कि आप कितने लोग इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे हैं। लेकिन कोशिशें जारी है, पुलिस वाले यहाँ पर लोगों को हटा रही है और जैसे जैसे परिजनों को खबर हो रही है उनकी भीड़ भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। लेकिन एक बड़ी घटना है जो बहुत दर्दनाक हादसा है। बिल्कुल तौकीर, क्या इस समय आपके पास इस तरह का कोई आंकड़ा मौजूद है कि कितने परिवार इस बिल्डिंग में मौजूद थे जिनके दबे होने की आशंका है? कितने सदस्य इस बिल्डिंग के अंदर मौजूद थे जिनके दबे होने की आशंका है? देखिए, मैंने आपको बताया कि इस बिल्डिंग में सभी फ्लैटों पे लोग रहते थे। 5 से ज्यादा मालिक की बिल्डिंग थी। 5 से ज्यादा जितने भी फ्लैट थे उसमें सब फैमिलीज रहती थी और सबसे बड़ी बात है कि सब लोग, ये रिहायशी इलाका है, रिहायशी बिल्डिंग है और आसपास जब देखेंगे तो यहाँ पर घर आपको नजर आएंगे। तो यानी कि यहाँ पर एक बड़ी तादाद में जो लोग थे वो यहाँ निवास कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि शाम का समय है तो ज्यादातर फैमिली से लोग अपने घरों पर ही मौजूद थे और अचानक जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई है। उसके बाद ये जो हादसा है ये काफी बड़ा माना जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जब याजान बिल्डिंग की बिल्डिंग छूटी जा रही थी तो हमने देखा था कि आसपास के लोगों को वहां पर काफी दिक्कतें हुई थी। जो बस्ती में जब बिल्डिंग गिरी तो वहां के लोग काफी परेशान हो गए क्योंकि वो बिल्डिंग खतरा के घनी बस्ती में गिर गई थी और यही हादसा शाम या था और उसी तरह का बिल्कुल यहाँ पर नजर आया है। क्योंकि आप बिल्डिंग देखने की कोशिश करेंगे, हम आपको कोशिश करेंगे कि वो बिल्डिंग की तस्वीरें दिखाएं जहां पर आपको समझ में आएगा कि वो बिल्डिंग आखिर उसकी स्थिति कैसी और मैं एक और पक्ष जानना चाहूंगी। देखिए, इस तरह की खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि जब ये बिल्डिंग गिरी तो उसके कुछ समय बाद तक लगातार वहां पर जो रिहायशी लोग हैं वही मलबा हटाने की कोशिश करते रहे, वही लगातार जतन करते रहे कि कैसे अपने लोगों को रेस्क्यू किया जाए। प्रशासन बहुत देर के बाद पहुंचा है वहां पर, बहुत देर के बाद उनको पता चला कि आखिरकार इस तरह की बिल्डिंग भी धराशायी हुई है और यहां पर लोगों को हमारी जरूरत भी हो सकती है। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि ये 2 घंटे पहले बताया जा रहा है कि ऐसा हादसा हुआ, लेकिन यहाँ पर जो टीम आई उसको आने में काफी समय लगा और यही वजह है कि अब जो एक्चुअल टाइम पे हम खड़े हुए हैं इसी समय आप समझ लीजिए कि यहाँ पर रेस्क्यू शुरू हुआ है। जो SDRF की टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि आप देखिए कि पहले इस बिल्डिंग के हालात क्या है। आप देखेंगे यहाँ से हम आपको कोशिश करेंगे दिखाने की कि जो बिल्डिंग का जो नजारा आप देख रहे हैं, जो मलबा आपको वो नजर आ रहा है, ये कुछ देर पहले ही ये 5 मंजिला बिल्डिंग थी
जो अचानक फड़फड़ा कर नीचे जमीन पर आ गई है। और इसमें जो उनके परिवार के लोग हैं वो यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं मलबा हटाने की, और रेस्क्यू जो टीम है वो भी लगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं कि इस बिल्डिंग में फंसे हुए हैं, दबे हुए हैं। जब तक वो मलबा हटाया नहीं जाएगा तब तक तस्वीर आपके साफ नहीं पीछे हो तो पाएगी। कि अधिकारी मौजूद हैं, हो सके तो उनसे बातचीत करने की कोशिश कीजिए, इनका क्या कुछ वर्डिक्ट है? जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर अधिकारी हैं उनको भी जान ले कि आखिर उनके पास क्या जानकारी है, कितने लोग हैं, और ये सूचना उनको आखिर कब मिले। जैसे कुछ पुलिस के अफसर यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर इस घटना के बाद अभी कितनी देर लगेगी इस मलबे को हटाने में, क्योंकि सबसे बड़ा जो टास्क है पुलिस के लिए वो इस मलबे को हटाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर यहाँ पर जो लोगों की तादाद थी वो कितनी थी, यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो किस तादाद में रहते थे, और कितने लोग रेस्क्यू करके निकाले गए। तो सबसे बड़ा सवाल अभी फिलहाल ये बना हुआ है। और बताया ये भी जा रहा है कि अभी क्योंकि ये कंक्रीट की बनी बिल्डिंग है और यहाँ पर रिहायशी इलाके में थोड़ा सा जो आप रास्ता भी देखेंगे तो बहुत चौड़ा नहीं है, इसलिए जो बड़ी मशीनें हैं उनको आने में समय लगेगा। और उस बिल्डिंग को जब तक वो कंक्रीट के मलबे को हटाया नहीं जाएगा तब तक तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी। कोशिशें जारी है पुलिस का जो बिल्कुल, तौकीर ग्राउंड जीरो पर लगातार नजर बनाए रखिए और कोशिश कीजिए कि किसी अधिकारी से बातचीत हो सके। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी, अहम तस्वीरें साझा करने के लिए। तस्वीरें भयावह हैं। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश दिवस भी है और राजधानी के हिस्से में ये कष्ट आया है। राजधानी आज इन तमाम लोगों की सिसकियों से गूंज रही है, जहां पर बिल्डिंग धराशायी हो गई। कहा जा रहा है कि भूकंप के झटकों की वजह से ये बिल्डिंग धराशायी हुई है। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में उत्तर प्रदेश दिवस के उपलक्ष्य में आज से 3 दिवसीय उत्सव का आगाज हो चुका है। इस मौके पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत राज्य के अलग अलग क्षेत्रों के गणमान्य लोग मौजूद रहे। उत्सव में शिल्प मेला, प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आगाज हुआ। उत्सव में मशहूर गायक कैलाश खेर, निरहुआ और भक्ति गायक कन्हैया मित्तल के गीतों ने समा बांधा। इस मौके पर समारोह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और कहा कि इस आयोजन से यूपी की सही तस्वीर उभरकर सामने आ रही है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात है तो उत्तर प्रदेश में जन्म लेना गर्व की बात है। हस्तशिल्पी कारीगरी और यहां की प्रतिभा को हमारे हस्तशिल्पियों ने, कारीगरों ने, परंपरागत उद्यमियों ने किस कला और कौशल के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया था, उसकी एग्जीबिशन लगी हुई थी। महामहिम महोदय के साथ हम लोग अभी उसका अवलोकन करते हुए इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज उत्तर प्रदेश अपना 74वां स्थापना दिवस मना रहा है। उत्तर प्रदेश दिवस सूबे में 3 दिनों तक मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिल्पग्राम से की और इसी के साथ सूबे के अलग अलग हिस्सों में यूपी दिवस को लेकर उत्साह भी नजर आया। तस्वीरें आपको 4 दिखा रहे हैं, राजधानी लखनऊ, हरदोई, मिर्जापुर, मथुरा। और ये तस्वीरें सिर्फ 4 है, लेकिन तासीर सूबे की समझने की कोशिश कीजिए। ये तस्वीरें सिर्फ मथुरा, मिर्जापुर, हरदोई और लखनऊ तक सीमित नहीं है, बल्कि अयोध्या, वाराणसी समेत तमाम जिलों में इसी तरीके से उत्तर प्रदेश दिवस का आगाज हुआ है और बहुत ही ज्यादा हर्ष और उल्लास के साथ में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया भी जा रहा है। दूसरी तरफ एक और हॉट टॉपिक है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को लेकर विवादित टिप्पणी देते नजर आए, बीजेपी के निशाने पर आ गए। संत समाज की ओर से भी स्वामी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया आ चुकी है। सपा नेता अब अपनी पार्टी में भी अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नाराजगी जाहिर करते नजर आए, जिसके बाद उनके चाचा शिवपाल यादव ने भी स्वामी के बयान से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा यह स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। उन्होंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य का यह अपना व्यक्तिगत बयान है, इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। पार्टी इससे पल्ला झाड़ती है, किनारा करती है। यानी कि संत भी नाराज, पार्टी भी नाराज, पार्टी को भी और छोर मिल नहीं रहा है। देखिए, जिस प्रकार से यह अपने साधना के द्वारा और सनातन धर्म को लेकर के चल रहे हैं, उसी रास्ते से चलें तो बहुत अच्छा होगा। यदि यह पादरी को, मुसलमानों को चैलेंज देते हुए चलेंगे तब इनके मार्ग में रोड़ा अटकेगा। बहुत से लोग विरोधी हैं, बहुत लोग इनको कहते हैं कि यह ढोंगी है, तमाम बातें चल रही हैं। इसलिए जिस रास्ते पर हनुमान जी की कृपा से और उनके और आशीर्वाद से
आपको जो ज्ञान प्राप्त है उसको सनातन धर्म के नियम के अनुसार आप चलें, वही आपके लिए अच्छा होगा, वही आज तक अच्छा होता आया है। यदि आप किसी वर्ग को, किसी जाति को बिना प्रयोजन के यदि आप चैलेंज देंगे तो उसका परिणाम जो होगा आपके हर कार्यों में बाधा पहुंचेगी, और जब बाधा पहुंचेगी तो एक टेंशन उत्पन्न होगा, और जब टेंशन उत्पन्न होगा तब परिणाम ये होगा कि आपकी जो मानसिकता वह गड़बड़ा जाएगी। इसलिए साधना के साधक जो होते हैं शांतिपूर्वक अपने सो कार्यम साधे धीमान, बुद्धिमान वही है जो अपने कार्य को साधन करता रहे। 1 जनवरी 2023 को मध्य प्रदेश के दमोह में उनकी राम कथा चल रही थी, जहां मैं था। हमने ही उनको बताया कि ये जो लगातार धर्मांतरण हो रहा है, हिंदुओं का जो उत्पीड़न हो रहा है, तमाम तरह के जिहाद हो रहे हैं, इसकी एक ही दवा है। अगर इस रोग को जड़ से खत्म करना है तो भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो हमारी बात को माने, क्योंकि वो साधु संतों का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं। तो उन्होंने हमारा बड़ा जो है तो आदर किया, सम्मान किया, और हमारे इस आदेश को उन्होंने स्वीकार किया, और हिंदू राष्ट्र की उन्होंने सही समय से जो है तो घोषणा किया कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। जैसा कि सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे, उसी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा है कि तुम मेरा साथ दो, हम तुम्हें हिंदू राष्ट्र देंगे। क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर नहीं हुआ तो हिंदू नहीं बचेगा, और अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो हिंदुओं के बीच में सबका सम्मान रहेगा। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य या कोई भी व्यक्ति अगर भगवान राम और हमारी रामचरितमानस को लेकर हिंदुस्तान में बहुत लोगों की आस्था है, हिंदुस्तानियों की आस्था है, और इस तरह का बयान कोई विक्षिप्त व्यक्ति ही दे सकता है जैसा बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इस पर अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी की व्यक्तिगत राय है या उनकी पार्टी की राय है, ये उन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी का जो इतिहास रहा है आज तक, आप उसमें देखोगे तो उन्होंने हमेशा हमारे आस्था के केंद्र, हमारे धार्मिक केंद्रों पर हमेशा उन्होंने, आपने देखा होगा अयोध्या में कार सेवक के ऊपर, निहत्थे कार सेवक पर जिस प्रकार से गोली चलाई गई और कार सेवक का नरसंहार हुआ, उस समय सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह जी मुख्यमंत्री थे। हमारे मठ मंदिरों पर आतंकवादी हमले हुए, और आतंकवादी हमलों में जो लोग सम्मिलित पाए गए, समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार उनसे मुकदमे वापस करने में लगी। देखिए, वो उनका व्यक्तिगत बयान है, पार्टी का बयान नहीं है, और हम लोग तो भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग, भगवान कृष्ण के। तो स्वामी के बयान के बाद लगातार विरोध जारी है। समाजवादी पार्टी इसे स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान बता रही है। अभी आपने शिवपाल सिंह यादव को सुना, लेकिन पार्टी का जगह जगह विरोध देखने को मिल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध देखने को मिल रहा है। तस्वीरें आपको विरोध की दिखा रहे हैं। लखनऊ, आगरा, प्रतापगढ़ और सीतापुर की ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर बता रही हैं कि किस तरीके से राम का अपमान देश को तो गवारा नहीं है, प्रदेश को बिल्कुल गवारा नहीं है, और राम और रामचरितमानस का जो अपमान हुआ है, इसके बाद सपा की राह आसान नहीं होने वाली। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए। तो गोरखपुर से बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी गोरखपुर से सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे हैं गोरखपुर। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं, बेहद बड़ी खबर है। गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ प्रवास पर, और इस दौरान उन्होंने अपने गुरु महंत अद्वैतनाथ के दर्शन पूजन भी किए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। बाबा गोरक्षनाथ का आशीर्वाद भी लिया है। महंत अवैधनाथ की समाधि पर मत्था भी इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने टेका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, अहम तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ 30 जनवरी को बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव है। इस सीट पर अपनी विजय बरकरार रखने के लिए आज यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बरेली पहुंचे हुए थे। इस दौरान आज इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में बरेली मुरादाबाद खंड स्नातक चुनाव के संबंध में बरेली कमिश्नरी के कार्यकर्ताओं के साथ में एक बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें भूपेंद्र चौधरी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान भूपेंद्र चौधरी जो हैं प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में विकास के पथ पर हम लगातार अग्रसर हो रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर सभी को शुभकामनाएं दी। उत्तर प्रदेश दिवस पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश बढ़ते भारत का ग्रोथ इंजन के रूप में काम कर रहा है और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश के विकास के लिए काम करें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। एक बार सभी को उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाली 30 तारीख को विधान परिषद की 5 सीटों के लिए मतदान होना। भारतीय जनता पार्टी ने 5 उत्तराखंड में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल का कहना है कि मौजूदा धामी सरकार जोशीमठ आपदा को गंभीरता से ना लेकर केवल हवाई काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर जोशीमठ के मुद्दे को उठाने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होकर राहुल गांधी के साथ जोशीमठ आपदा के मुद्दे को उठाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना कि कुछ लोग लगातार जोशीमठ को लेकर भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, जबकि अभी भी 70% आबादी सुरक्षित और सामान्य जीवन व्यतीत कर रही है। फिर वो और नहीं ऐसा नहीं है। मैं राहुल गांधी जी के साथ जो मैंने पदयात्रा की, उसको ये क्यों न माना जाए कि वो जोशीमठ के मुद्दे को लेकर उस दौरान मैंने राहुल गांधी से बात की तो वो उसी यात्रा को लेकर पदयात्रा थी। ऐसा क्यों न माना जाए, मैं उस पदयात्रा में शामिल था। आज चूंकि मैं 3 दिन वहाँ था और 3 दिन के बाद आज तक फिर वो और 5 दिन होते थे, मेरे और कुछ शेड्यूल थे, जिस कारण मैंने ये सोचा कि हमारे जो और नेता यात्रा में जाना चाहते हैं और गए वो लोग, वो आज वहाँ हैं, तो हम यहाँ हैं। हर मोर्चे पर कांग्रेस खड़ी है। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये समय राजनीति करने का समय नहीं है और जोशीमठ में जो आपदा आई है उसके लिए जो समुचित प्रबंध हो सकता है, जितनी भी सरकार के द्वारा काम हो सकते हैं, उन सभी कामों को बढ़ाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार स्वयं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज 8 संस्थान वहाँ पर काम कर रहे हैं, अपने सर्वेक्षण कर रहे हैं। भारत सरकार की सारी टीमें लगी हुई है, एनडीएमए की टीम भी वहाँ पर लगी हुई है। आगे पुनर्वास की योजना पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और मैं साथ ही यह भी कहना चाहता हूँ कि जोशीमठ को लेकर एक जो बार बार भ्रम की स्थिति पैदा की गई है, ऐसे भ्रम की स्थिति नहीं है। आज वहाँ पर 70% दुकानें आज भी खुली हुई हैं। वहाँ का कामकाज सामान्य रूप से चल रहा है। होली में भी लोगों का। अगला जिक्र बागेश्वर का होगा, जहां पर आयोजित 10 दिवसीय उत्तरायणी कौतिक सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रमों के साथ समाप्त हो गया। कौतिक के अंतिम दिन आपको बता दें कि जौल जीबी, धारचूला, मनुष्यारी के साथ नेपाल के कलाकारों ने दर्शकों का मन मोहा। उत्तरायणी कौतिक में देश प्रदेश के स्टार कलाकारों ने अपनी कला और अभिनय का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को 10 दिन तक व्यवस्थित तौर पर संचालन के लिए नगरपालिका परिषद बागेश्वर और जिला प्रशासन बागेश्वर ने सभी लोगों का धन्यवाद अदा किया है। इस उत्तरायणी मेले को भव्य बनाने के लिए कुछ दंगल और सैर सपाटे के लिए हेलीकॉप्टर भी मंगाया गया था। इस दौरान विधायक कपकोट सुरेश सिंह गढ़िया ने कहा कि प्रदेश सरकार ने उत्तरायणी कौतिक को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एक बहुत ही अच्छा, बहुत सफल मेला रहा है। जैसा कि आप देखते हैं 10 दिन का ये मेला निर्विवाद चलता रहा है और यहाँ पर नए नए जो प्रयोग किए गए, नए जो हमने मेले को नया रंग देने की कोशिश करी है, वो हम उसमें सफल हुए हैं। चाहे वो हेली सर्विस हो, चाहे दंगल हो, लोगों द्वारा बहुत पसंद किया गया। मेला 2023 का आज 10वां दिन है और हमने यहाँ पर इस बार मेला जो है पूरे 10 दिन का किया था। तो मैं इस मेले को सफल बनाने के लिए अपने सभी मेला
समिति के सदस्यों का, अपने मेला संरक्षक जिलाधिकारी का और मेलाधिकारी एसडीएम साहब का और मेला सचिव ईओ नगरपालिका का और अपने सभासदों का और सहित अपने माननीय विधायक, माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी सहित मैं सभी मेलार्थियों का धन्यवाद दूंगा कि इस मेले को सफल बनाने में आपने अपना अमूल्य सहयोग दिया। बहुत 2 साल के कोरोना कालखंड के बाद मेला हुआ और मेला ऐतिहासिक हुआ है और नए नए तरीके से हमने मेले को बढ़ाया भी है और सरकार की। उत्तराखंड में 15 साल पुराने सभी सरकारी वाहन अब 1 अप्रैल से सड़क पर नहीं नजर आएंगे। मोटर यान अधिनियम में संशोधन किए जाने के बाद अब सरकारी विभागों में 15 साल से पुराने राजकीय वाहनों का संचालन बंद करने का निर्देश दिया गया है। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि कुमाऊं मंडल में 1000 से ज्यादा ऐसे वाहन जो 15 साल से भी पुराने हैं, जिनका संचालन अब पूरी तरीके से प्रतिबंधित होगा। जो भी सरकारी वाहन है, सरकारी उपक्रमों के वाहन जो हैं 15 साल पुराने हो चुके हैं, उन वाहनों की फिटनेस और उनका रजिस्ट्रेशन स्वतः ही 1 अप्रैल 2023 के बाद समाप्त हो जाएगा और जिनका वैलिड है, मान लीजिए 15 साल के बाद उन्होंने अपना इसको रिन्यू करवा चुके हैं और वो भी इस मियाद से चले जाएंगे तो वो भी स्वतः निरस्त हो जाएंगे। इसमें अनुमानित कितने सरकारी वाहन अपने यहाँ हैं सर इस तरह के? अनुमानित अगर हम निकालेंगे तो लगभग 800-900 वाहन शायद निकल के आएंगे। अभी हम लिस्ट पूरी देख रहे हैं उसमें और डिटेल में फिर उनको नोटिस भी भेजेंगे डिपार्टमेंट्स को। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। बताओ कि मौसमपुर पट्टी गांव में फंदे से लटकता मिला विवाहिता का शव। मायके पक्ष ने दहेज को लेकर पति समेत 4 लोगों पर लगाया हत्या का आरोप। कार्रवाई की करी मांग। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कादर चौक थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला। अलीगढ़ के दभौरा गांव में 3 दिन से लापता बसपा कार्यकर्ता का बल्ली से लटका मिला शव। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। गंगीरी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। औरैया में नेशनल हाईवे पर हुआ एक्सीडेंट। 1 की मौत, 5 घायल। घायलों के अनुसार ऑटो चालक चला रहा था तेज आवाज में गाना और मोबाइल में था व्यस्त। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल पहुंचाया। हरिद्वार में प्रेमिका की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार। 1 हफ्ता पहले हुई थी प्रेमिका की हत्या। आरोपी प्रेमी के खिलाफ पुलिस मामले की विधिक कार्रवाई में जुटा। बस्ती के खड़ुआ गांव में 2 सगे भाइयों की मौत से क्षेत्र में मचा कोहराम। बाइक सवार दोनों भाइयों की सड़क दुर्घटना में मौत। घर वालों से जिद करके ले गए थे मोटरसाइकिल। हाल ही में दोनों भाई मोटरसाइकिल चलाना सीख रहे थे। उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने एक बार फिर से राज्य सरकार और परिवहन निगम के खिलाफ खोला मोर्चा। हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन में सैकड़ों कर्मचारियों ने दिया धरना। 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन। रायबरेली में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर महिला शक्तियों ने बालिकाओं को आगे बढ़ाने का लिया संकल्प। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने गुब्बारे उड़ाकर दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश। जनपद में इस समय अधिकारियों में महिला शक्ति का है बोलबाला। सहारनपुर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत मानव श्रृंखला बनाकर नियमों का पालन करने का दिया गया संदेश। इस दौरान मंडलायुक्त लोकेश एम ने सड़क के नियमों का पालन करने की जनता से करी अपील। उन्होंने सड़क सुरक्षा पर दिया नारा, कहा सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। गोंडा में पेट्रोल पंप कर्मी से कार सवार लोगों ने असलहे के दम पर करी मारपीट। पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में असलाधारी दबंगों की करतूत हुई कैद। पेट्रोल पंप प्रबंधक ने घटना की दी तहरीर। परसपुर थाना क्षेत्र के बलेसर मार्ग के पास बने पेट्रोल पंप का ही पूरा मामला। सहारनपुर के खानपुर गुज्जर गांव में गन्ने के खेत से मिला लापता बच्चे का शव। पुलिस पर गुमशुदगी की रिपोर्ट को गंभीरता से न लेने का गंभीर आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हम आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।